अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड बारिश में अपना ख्याल रख रहे होंगे बिकॉज लाहौर में भरपूर इस वक्त जो है वो बारिश जारी है। इनफैक्ट लाहौर में नहीं पूरे पंजाब में आपको जो सिलसिला कराची में रहा बारिशों का, उसी के साथ साथ अब जो पंजाब में सिलसिला रहा है बारिशों का। स्टे सेफ एंड जस्ट बी केयरफुल। जहाँ काम हो तो काम के लिए बाहर निकले, वरना ज़्यादा बाहर ना निकले। सो यस, नहीं आज हम बिल्कुल मौसम पे नहीं सिर्फ डिस्कस करने वाले, हम ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पे ही डिस्कस करेंगे और क्या हो रहा है इस वक्त स्पोर्ट्स में उस हवाले से डिस्कशन होगी। पाकिस्तान टीम के हवाले से, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से भी बात होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मीरब ज़ीशान और हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उनके साथ मौजूद है मोहम्मद मुहसिन साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। और इसके साथ हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर रेहान बट ओलंपियन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। तो इसी के साथ हम जानते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में आज क्या खबरें हैं। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले जी जोरों शोरों से तैयारियां तो चल रही हैं। ट्राई नेशन सर पर है और उसके बाद एशिया कप शुरू हो जाएगा। दुबई में प्रैक्टिस मैच के दौरान सलमान आगा 11 और साइम अयूब 11, ये दोनों मैचेस, इन दोनों के दरमियान हुए मैचेस और साइम अयूब 11 को हरा दिया सलमान आगा 11 ने। मैच में साइम अयूब 11 ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 136 रन्स बनाए, जिसके जवाब में सलमान आगा 11 ने साइम अयूब 11 को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इसी के साथ बात की जाए तो इमामुल हक की इंग्लिश वनडे कप में शानदार कारकर्दगी, तीसरी सेंचुरी जड़ दी। इमामुल हक ने 105 गेंदों पर 106 रन्स बनाए। इनकी इनिंग्स में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इमामुल हक वनडे कप की 6 इनिंग्स में 102.60 की औसत से 513 रन्स बना चुके हैं। प्रो हॉकी लीग, प्रो हॉकी लीग, प्रो हॉकी लीग, यही बात चल रही थी बहुत दिनों से और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारीख पे तारीख आगे बढ़ाई जा रही थी। बट इवेंचुअली द न्यूज़ इज आउट नाउ दैट पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो लीग हॉकी में शिरकत करेगी, यानी इजाज़त मिल गई है उनको प्रो हॉकी लीग का हिस्सा बनने की। अगर प्रो हॉकी लीग की जो अखराजात थे उसकी बात करें तो 350 मिलियन रुपए जो हैं वो दरकार हैं प्रो हॉकी लीग का जो है वो हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, जिसमें से 250 मिलियन रुपए वफाकी हुकूमत फराहम करेगी। मगर ये जो 100 मिलियन बचते हैं ना, ये 100 मिलियन पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो हॉकी फेडरेशन को खुद जमा करने होंगे। क्या वो जमा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में इतना ही और साथ आगे बढ़ेंगे और इसी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे बिकॉज रेहान हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, सबसे पहले तो मुबारक हो, एक प्रो हॉकी लीग हम बार बार चर्चा सुन रहे थे कि होना है नहीं होना है, होना है नहीं होना है। सो इजाज़त तो मिल गई है, तो सबसे पहले तो ये जो 100 मिलियन रुपए है ये जमा कर पाएगी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा डाइसी थे आप लोग के, नहीं जी प्रो हॉकी लीग से पहले अपने ग्रास रूट पे हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब किस तरफ, किस रुख पे हैं आप? पाकिस्तान टीम प्रो हॉकी लीग में जाए बहुत अच्छी बात है क्योंकि टॉप 10 टीमों के साथ, 8 टीमों के साथ आपको खेलने का मौका मिलेगा, जो कि पाकिस्तान मेरे ख्याल से कि पिछले 5 साल से तो नहीं खेला, क्योंकि पाकिस्तान ना वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर सका, ना ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई कर सका। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सवाल ये है सवेरा कि 250 मिलियन पाकिस्तान स्पोर्ट ये वफाकी हुकूमत ने जो दिया है वो तो मेरे ख्याल से सारा खर्चा जो है वो उधर रहने का, टिकटिंग का, उसके बाद खाने पीने का, ट्रैवलिंग का, ये सारा खर्चा 250 मिलियन बना है। जो 100 मिलियन बचता है वो बचता है प्लेयर्स की डेली अलाउंस, उसके बाद प्लेयर्स की जो चीज़ें हैं जिसमें हम पहले पीछे कई सालों से रोते आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये 250 मिलियन पे जाने का फैसला इस वजह से किया है कि वो फिर प्लेयर्स को यही कहेंगे और फिर यही चीज़ें सामने आएंगी आपको जाते हुए, जब प्लेयर्स प्रो लीग खेल रहे होंगे तो यही चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने डेली अलाउंसेज जो है वो अदा नहीं किए हैं, पाकिस्तान टीम जो है वो ट्रैवलिंग जो है उनकी जिस तरह होनी चाहिए थी वो 10-10 घंटे वहां पे बैठे रहे हैं। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कोई 1 करोड़ देने को राजी नहीं है, तो ये 100 मिलियन कहां से इकट्ठा करेंगे, मेरी तो समझ से बाहर है।
बिल्कुल सही बात है रेहान। एग्जैक्टली फंडिंग होती है तो ही हम पीसीबी में भी इतना फ़ायदा हमें हो जाता है कि खिलाड़ी हमारे जो हैं वो सेफ़ रहते हैं और हमारा बोर्ड सेफ़ है, लेकिन हॉकी में इस चीज़ की कमी है। मज़ीद फंडिंग भी कोई इम्कानात नहीं है इस बात के, तो क्या फिर हम ये एक्सपेक्ट कर लें कि हमारा शामिल होना मशकूक है? नहीं, देखिए पाकिस्तान की जो टीम है, अगर 250 मिलियन रुपीस जो है वो अगर वफाकी हुकूमत ने वादा कर लिया है तो टीम तो जाएगी। हाँ। क्योंकि जो मैंने लास्ट जो सारी चीजें जो मैंने पेपर वर्क देखा है उसमें डेली अलाउंसेस के ऊपर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कांटा लगाया हुआ था कि ये हमारी टेरिटरी में नहीं है, और उसके अलावा प्लेयर्स की टिकटिंग के ऊपर लगाया हुआ था। बहुत सारी चीजें थी जिनके ऊपर इन्होंने कहा था कि ये चीजें हमारे उसमें नहीं है, तो उसको निकाल के इन्होंने ये 250 मिलियन जो है ये पैसे जो है फराहम किए हैं गवर्नमेंट ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं तारिक मुफ्ती साहब और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब, अब इनकी जो कोशिशें हैं ये देखते हैं कहां तक रंग लेके आती हैं, क्योंकि अभी प्रो लीग में थोड़ा टाइम है और इनके पास टाइम है कि ये पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। अगर ये कर लेते हैं पैसे इकट्ठे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो एट द एंड फिर सफर प्लेयर ही करेगा और प्लेयर को ही जो है वो डेली अलाउंसेस और इनसे जो है वो फिर दोबारा लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। अच्छा रेहान, आप हमारे साथ हैं तो इस बात का मैं जरा फायदा उठाना चाहूंगी। गालिबन आज आईपीसी ने तलब किया हुआ है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। जी बिल्कुल। ओके, तो यानी हम उस मीटिंग का बिल्कुल इंतज़ार करेंगे। हाफिज, जहाँ ये बात हो रही है कि 100 मिलियन जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, यानी फिर लड़कों को कहा जाए वॉलंटियरली खेलो? वैसे ये चेक कर लेना चाहिए जब से मंजूरी हुई है उसको जितना वक्त गुजर चुका है वो 5-10 करोड़ खर्च भी ना कर बैठे हों अब तक। अरे क्योंकि तेजी से खर्च करते क्योंकि उसको काफ़ी वक्त हो गया है। और दूसरा ये जो जैसा आईपीसी मिनिस्ट्री का ये इजलास चल रहे हैं पाकिस्तान पार्लियामेंट में, जिसका अभी आपने रेहान से भी जिक्र किया है, ये कल दोपहर में भी कुछ एक्टिविटी हुई है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि अब आगे बढ़ना है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, तो हुकूमत की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों का फ़ैसला करे कि उसने पाकिस्तान के कौमी खेल के साथ क्या करना है। जी हुकूमत ने फ़ंड दिया है, ये कोई एहसान नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर, और अगर हॉकी फेडरेशन बाकी मानदा जो 10 करोड़ रुपए हैं उनका बंदोबस्त करती है तो ये खिलाड़ियों पर कोई एहसान नहीं है। सबकी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी है और उन्हें इसको निभाना है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरीके से इसको आगे लेकर चलते हैं। गुज़िश्ता दिनों ये भी सुनने को मिला पीएचएफ के सेक्रेटरी की तरफ से कि आप हुकूमत इसको ख़ुद इसके अखराजात की ज़िम्मेदारी उठा ले और ख़ुद खर्च कर ले, तो फिर पीएचएफ के सेक्रेटरी की या पीएचएफ ऑफिस की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती है, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, किसी काम के लिए मौजूद हैं, और ये सारी ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ही होती है। हर जगह पर हर इदारे में ऐसे ही काम चलता है। तो ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ही जाने चाहिए, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से अगर कुछ चीज़ें हैं तो उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ना कि आप एक और रास्ता खोल लें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिनको अब दुरुस्त करना है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, हुकूमत पाकिस्तान ने। देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं, लेकिन ये अच्छा है कि अगर पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स वहाँ पर जाते हैं, और यही वो एक बुनियादी मसला है, ये जो रोना धोना इनका रहता है डेली अलाउंसेस का और दीगर मामलात का। ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनकी बहुत अच्छी मुलाजमतें होनी चाहिए सरकारी इदारों में, बहुत अच्छी जगह पर, और बहुत अच्छी तनख्वाहें होनी चाहिए, और इनका मुआशी मुस्तकबिल महफूज होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट की मुलाजमतें मुख्तलिफ खिलाड़ियों की हैं, किसी के पास वो भी नहीं होती हैं, तो उनको ख़त्म होना चाहिए। ये माजी में रेहान खुद जब खेला करते थे, अब थोड़ा पीछे चले जाते हैं। आज के जो पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स भी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, मतलब डीआईजी रिटायर्ड हुए थे मुनीर डार साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला से दे ख्वाजा ज़काउद्दीन साहब को, वो भी डीआईजी रिटायर हुए थे। ये जो कस्टम्स में खिलाड़ी थे इनकी रिटायरमेंट चेक करें कहाँ कहाँ किस किस पोर्टफोलियो पर हुई है अपने महकमे में। पीआईए में लोग किस किस पोजीशन पर रिटायर हुए हैं जाके, मंजूर जूनियर अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो किस पोजीशन पर रिटायर हुए, शहबाज सीनियर इस वक्त कहाँ पे हैं, और ये जो जितने दूसरे खिलाड़ी हैं इनकी अपने अपने बैंक्स में देखें ये किस किस पोजीशंस पर रहे हैं और अभी भी किस पोजीशंस पर हैं। भले सारी ज़िंदगी दफ्तर ना गए हों, पंजाब पुलिस ने और दीगर तमाम जो इदारे हैं उन तमाम खेलों में इनके जो मरातब हैं वो चेक करें। और आज के हॉकी प्लेयर के साथ अगर कहीं इस मामले में जुल्म हो रहा है या ज़्यादती हो रही है तो सबसे पहले उस बुनियाद को ठीक करें, ताकि ये रोना धोना, ठीक है फिर भी आप डेली अलाउंसेस देने हैं, लेकिन कम अज़ कम एक तरफ से खिलाड़ी को एक तसल्ली ज़रूर होती है कि यार कम अज़ कम मुझे अपने इदारे से
मेरी तनख्वाह आ जाएगी, मेरा मेडिकल वहाँ से हो जाएगा, मुझे अगर किसी किस्म की कुछ तिब्बी हवाले से मसाइल होंगे तो मैं जा सकता हूँ, मेरा इदारा मेरे लिए मौजूद है, मेडिकल इंश्योरेंस। हाँ, तो ये जो वो चीज़ें हैं वो आपके साथ होनी चाहिए। और ये डिपार्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स की ऑल टुगेदर बात करें तो डिपार्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा। बट मोहसिन साहब, एक इतना अलमिया है इस बात का। एक तरफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की हम बात करते हैं जहाँ पे प्लेयर्स को पैसे नहीं दिए जाते, फिर भी आपको उन लड़कों में वो हंगर, वो अर्ज दिखता है टू डू गुड, टू डू बेटर। बगैर डेलीज के ये लड़के जो है वो फाइनल खेल जाते हैं इवेंट्स के, फिर भी उनको उस तरह पेमेंट्स नहीं मिलती, इस तरह पे ऑफ नहीं किया जाता। उसी कॉन्ट्ररी में हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखते हैं पैसा बहुत है, महीने में लाखों कमाते हैं हमारे क्रिकेटर्स, और पूरा सीजन भी खेल लें, अगर डोमेस्टिक भी खेल लें और अपना इंटरनेशनल भी खेल रहे हो तो लाखों में, बहुत लाख क्या करोड़ भी बन जाता है अमाउंट करते करते। मगर जहां हम ये बात करते हैं कि हंगर ऑफ प्लेइंग, वहाँ लगता है कि शायद हंगर हमारे लड़कों में, अगर हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो वैसी नहीं दिखती जैसे हॉकी के लड़कों की दिखती है। आप ये देखिए कि सबसे पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि हम ये जो बात कर रहे हैं ये हमारा मौजू होना ही नहीं चाहिए। इतने डिफाइंड रोल और इतना डिफाइंड ये सिस्टम होना चाहिए कि ये हमारा आज का मौजू ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमारी प्लेयर्स ने इतने डाउनफॉल के बाद अगर कहीं क्वालिफाई कर लिया और हमें अच्छी खबरें हॉकी से आना शुरू हो गई हैं, तो ये डिफाइंड तरीका नहीं होना चाहिए कि जी वहाँ जाने के लिए किसने पैसे देने हैं और हमें अगर क्वालिफिकेशन के बाद अगर हमने आगे जाके टूर्नामेंट खेलना है तो वो किसने जाके, मतलब चंदा हो रहा है लिटरली कहीं जाने के लिए टीम के। अच्छा, फेडरेशन जो है, क्या फेडरेशन को ये सोचना पड़ता है जो उसके ओहदेदार हैं कि उनके सैलरीज जो हैं वो कहाँ से आएंगी, वो भी उन्हें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, नहीं पड़ती। तो जब ये प्लेयर्स का, अब प्लेयर क्या होता है, प्लेयर प्रोफेशनल है। जिस तरह हर प्रोफेशनल अपने फील्ड में एक हंगर के साथ, उसका क्या लालच होता है, उसका लालच होता है कि मुझे मैंने अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अपनी फैमिली की, अपनी टेक केयर करनी है। तो प्लेयर भी एक प्रोफेशनल होता है अपनी गेम के लिए, उसका वो कैरियर है, उसका ब्रेड एंड बटर है। तो उसके लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो अपना रोल तो वो अदा कर चुके, अपनी जॉब उन्होंने परफॉर्म कर दिया है, तो उनको जो उनका राइट है वो कौन देगा। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। जिस तरह हॉकी है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट में तो ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने खेला ही नहीं सारा साल, तो उनको भी पैसे मिल रहे हैं, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं। तो मेरा यही ओपिनियन है कि ये इतना डिफाइंड रोल होना चाहिए कि ये हमारा मौजू नहीं होना चाहिए। हमारा मौजू ये नहीं होना चाहिए कि प्लेयर पैसे कहाँ से लेंगे, टूर्नामेंट के लिए पैसे कहाँ से होंगे, हम आगे जाके परफॉर्मेंसेस होना चाहिए, प्रो लीग हमें कहाँ से खेलनी चाहिए, फेडरेशन ने पैसे इकट्ठे करने हैं कि वफाक ने देने हैं। तो ये मौजूद होने नहीं चाहिए। ये एक तकलीफ दह सूरत हाल है। और ये इसी तरह ही है कि जैसे दूसरे हमारे स्पोर्ट्स सेक्शंस जितने भी उसके कैटेगरीज हैं, सब में हमारा एक ही है कि मिसमैनेजमेंट है और किसी का कोई रोल नहीं है और सारे एक दूसरे पे डाल रहे हैं। और जहाँ भी आप देखेंगे मैनेजमेंट सुखी है और खेलने वाला तकलीफ में है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब इसी के साथ अगर देखा जाए तो जहाँ पर वफाक ने 250 मिलियन की इमदाद कर ही दी थी, तो वहाँ पर 100 मिलियन की भी कर देते, क्योंकि फेडरेशन ने किसके आसरे पर ये तमाम रकम जो है वो जमा करनी है। रेहान, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, उन्होंने 250 मिलियन वो पैसे किए हैं क्योंकि जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपने जो लिख के भेजा होगा सारा कुछ कि एयर टिकटिंग इतनी है, डेली अलाउंसेस इतने हैं, होटल का खर्चा इतना है, उसमें प्रेसिडेंट का जाना और प्रेसिडेंट का डेली अलाउंस, सेक्रेटरी का जाना और सेक्रेटरी का डेली अलाउंस, ये भी पैसे लिख के भेजे होंगे। अगर शायद मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं गलत होता तो मेरे पास वो पेपर ना आता कि जो कि इन्होंने वफाक को भेजा था कि हमारे ये अखराजात हैं प्रो लीग के, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें सेक्रेटरी का भी लिखा हुआ है कि जाना है, उसका डेली अलाउंस इतना है। उसमें प्रेसिडेंट का भी लिखा हुआ है कि उसने जाना है, उसका डेली अलाउंस इतना है। सबसे पहले लिखा होगा, वो टॉप पे होगा वो। जी, तो इन सारी चीजों को कट करके उन्होंने ये पैसे जो जेन्युइनली पैसे प्रो लीग के लिए चाहिए थे वो दिए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी, अभी मोहसिन साहब बात कर रहे थे कि इसके ऊपर बात ही नहीं होनी चाहिए, तो बात तो सूरत में नहीं ना होगी कि जब कोई कैपेबल आदमी वहां पे बैठा होगा। वहां पे कैपेबल आदमी ही नहीं बैठे हुए, मतलब कि आपका प्रेसिडेंट जो है
मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ गए, क्या उनकी बैकग्राउंड है, क्या वो हॉकी को जानते हैं, क्या उनका कोई ऐसा नेटवर्क है कि वो पैसा ला सकते हैं, मैंने तो आज तक नहीं सुना है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं राना मुजाहिद साहब की, तो उनकी भी कोई ऐसी वर्क नहीं है कि वो जाके किसी को कहें कि हम लोग ऐसे, क्योंकि जो पीछे सारे चीजें खुली हुई हैं, जो आईपीसी की मीटिंग हुई है, जो कल की जो बात है उसमें भी ये बात डिस्कस हुई है कि भाईजान ये हमें एक एक चीज का टोटली एक कमेटी बना दी गई है, वो पूरी इंक्वायरी करेगी इनकी, और जब इंक्वायरी होगी तो चीजें सारी सामने आएंगी। तो रिहान, एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी, पैरेलली जिस तरह ये इंक्वायरी की बात हो रही है, ऑब्वियसली उनकी बेजाब्तगियों की बात हो रही है जिसके ऊपर ये इंक्वायरी खुली है, साथ ही साथ अगर वफाकी हुकूमत जो है वो 250 मिलियन रुपीस देने के लिए बात कर रही है, तो क्या इन बिटवीन कोई एक इस तरह का चैनल सेटअप किया गया है कि डायरेक्टली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ख़जाने या हाथ में ये पैसे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली वफाकी हुकूमत किसी बंदे को रखेगी जो कि टिकट ख़रीदेगा या जो फलाना करेगा या जो धमाका करेगा? क्या इस तरह कोई सेटअप प्लान किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह हाफिज साहब कह रहे थे कि ये तो हैंड इन हैंड ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है आपस में, यानी बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बिठाया गया। जी बिल्कुल, मैं आपको इस बात का भी बताता हूँ। आपको 2 से 4 दिनों में मेरे ख्याल से ये जो कमेटी आईपीसी ने तश्कील दी है वो आपके सामने सारे नाम आ जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो कमेटी ही इस चीज को हैंडल करेगी। नहीं, वो नाम आगे हुए हैं बट साहब, कमेटी बन गई हुई है। अच्छा, कमेटी बन गई हुई है, तो वो जो कमेटी बन गई है उस जो मेरे ख्याल से कि इनको पैसे नहीं दिए। आप उसकी बात कर रहे हैं, सैयदा शैला रजा साहबा अभी उसमें हैं और 1-2 और भी 3-4 और भी पार्लियामेंटेरियन हैं। जी वो कमेटी अलहदा है। एक कमेटी 2 दिनों में नाम आएंगे जिन्होंने ये सारा हॉकी के ऊपर मामलात में जो चीजें, उनमें एक नाम, शायद मैं गलत हूँ, याद महमूद साहब का भी है कि वो 2-3 नाम ऐसे हैं कि जो अब ये सामने आएंगे आपके, कि जिन्होंने ये सारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बैठ के सारी चीजें देखनी है या करनी है। तो ये चीजें जो हैं मेरे ख्याल से कि इस फेडरेशन के हाथ ये 250 मिलियन जो रुपीस हैं ये नहीं दिए जाएंगे। यानी ये कमेटी निगरानी रखने के लिए होगी, निगरानी कमेटी होगी। जी, कमेटी निगरानी के लिए होगी, और ये जो पैसा है ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को लिखेंगे कि ये खर्चा होना है, वो ही सारा कुछ इनके साथ वो मेरे ख्याल से करेंगे। आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से कि यही एक पैटर्न होगा। यही पैटर्न लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब ट्रस्ट नहीं हो, अलग अलग जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में आपस में, फेडरेशंस और मिनिस्ट्री में आपस में अगर ये ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, तो इसी तरह होता है कि या तो आप खर्च करें और रीइंबर्स करवाएं, वो रसीदें जमा करवाएं और जिस तरह ये प्रोसेस, बट दिस प्रोसेस शुड बी बेटर, अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की फेडरेशन है, ये कहीं किसी डिपार्टमेंट की या किसी इदारे की फेडरेशन नहीं है। तो ये इसमें चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए आपस में, मिनिस्ट्रीज और फेडरेशंस के दरमियान के हालात बेहतर हो। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट उसके साथ साथ रेहान थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट क्या होने वाला है, ट्राई नेशन में क्या एक्सपेक्ट करें आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही थी पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, एंड पाकिस्तान हॉकी वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन प्रो लीग। एक बहुत अच्छी खबर है, मगर इसके साथ साथ जाहिर सी बात है जो ये जितने जो हमें फाइनेंसेस चाहिए, क्या वो हो सकेंगे, क्या पूरे होंगे? बिकॉज इफ़ यू ऑल रिमेंबर 2018 में हमारे साथ यही हुआ था कि हमने हाँ कर दी थी एंड उसके बाद वी बैक्ड आउट, और उसकी वजह से हमें हर्जाना भुगतना पड़ा था, हमें उनको फ़ाइन देना पड़ा था। आई होप ये फिर से रीप्ले ना हो और ये सारी अरेंजमेंट्स हो जाए। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि ट्राई नेशन इज़ राइट एट द कॉर्नर, 29 अगस्त से शुरू हो रही है। क्या एक्सपेक्ट करें हम कि एक तरफ जो है अफ़गानिस्तान की टीम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, दूसरी तरफ यूएई की टीम है, और पाकिस्तान टीम का एक ख़ास शेवा है कि हम जिस टीम के साथ खेलते हैं उन्हीं की तरह खेलते हैं, रिफ्लेक्शन आती है हमारी। देखिए, एक माइंडसेट का बहुत फ़र्क है। हाँ, अगर आप बयानात सुने अफ़गानिस्तान की टीम के, तो वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को हम जीत के तो दुनिया को हैरान करेंगे, हम टूर्नामेंट जीत के दुनिया को हैरान करेंगे। इसी तरह इंडिया भी टूर्नामेंट जीतने आ रही है, उनका भी यही ख्याल है जी। हम कह रहे हैं कि हम इंडिया से भी जीत जाएंगे, हम टूर्नामेंट की और अपने टाइटल की बात नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं कि हम अपना मुकाबला कभी अफ़गानिस्तान से करते हैं, फिर हम कभी यूएई से करते हैं,
तो एक माइंड सेट का फ़र्क कितना बड़ा है कि आप टाइटल जीतने के लिए तो गए ही नहीं, आप अपने तमाम प्लेयर्स की, जो हमारे प्रीवियस प्लेयर हैं सारे बड़े बड़े नाम हैं, तो वो सारे कह रहे हैं कि जी वो आल दो के यही अगर शुएब अख्तर या वसीम अकरम खुद टूर पे होते और इमरान खान जैसा बंदा पीछे बयान दे देता कि ये हार के आएंगे, तो इनकी ज़हनी सतह पे क्या मतलब अपने किस तरह इन्हें तकलीफ़ होती। तो ये इस किस्म के बयान टूर पे नहीं देने चाहते, पहले जितने मर्जी कर लें। एज एनालिस्ट तो आप अगर कोई सवाल हो कि जी कंपैरिजन क्या है, तो वो तो बात आप कर सकते हैं, एज प्लेयर नहीं करनी चाहिए। तो ऑन पेपर तो अगर हम देखें तो हम दोनों से वीक हैं, क्योंकि वो दोनों के जिस तरह की वहाँ स्लो विकेट्स हैं, स्पिन विकेट्स हैं, वहाँ पे स्पिनर्स की जो डोमिनेशन होगी, और दोनों ही 5-5 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं, 3-3 वो खेलेंगे। हमारे पास 2 भी पूरे नहीं हैं, तो उसमें भी हमारा जो कोच है, हमारे पास ऑप्शंस हैं सलमान अली आगा को यूटिलाइज देखें ना, वो अब जब तक हम इस माइंडसेट से ना निकलें, देखिए स्पेशलिस्ट के अलावा अगर आप बॉल नहीं कर सकते, स्पेशलिस्ट वो होता है जिस पे आप ये कॉन्फिडेंस कर सकें कि वो अपने ओवर की कोटा पूरा करेगा। सलमान अली आगा या साइम अयूब पे अगर हम कंसंट्रेट करके या उस पर डिपेंड करके हम ये कहें कि हम मैच जीत लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आपके पास पूरा स्पिनर होना चाहिए, वो 3-3 स्पिनर्स के साथ खेलेंगे, पूरे 3 स्पिनर जो अपना अपना कोटा पूरा करेंगे। हमारे पास ये है कि जी हम कहते हैं कि एक इससे एक उससे एक उससे, तो इस तरह तो आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। आपके पास 5 स्पेशलाइज्ड बैट्समैन होने चाहिए और 5 बॉलर होने चाहिए और एक आपके पास ऑलराउंडर होना चाहिए। इसके अलावा बॉलिंग को और बैटिंग को कनेक्ट कर ले प्रॉपर। एग्जैक्टली, हमने तो पूरे कनेक्टर्स ही लगा दिए हैं। हमारे जो कोच की एक सोच ये देखिए कि थ्रू आउट जब से ये आया उसने 2 स्पिनर खिलाए ही नहीं है, वो या वो सुफियान मुकीम को खिलाता है या इब्रार को खिलाता है। हाँ। तो पता नहीं कि ये क्या फिलॉसफी है कि जिस जगह पे स्पिन विकेट ना हमने बांग्लादेश में खिलाया, ना हमने वेस्ट इंडीज़ में खिलाया, जहाँ पे मतलब आप ये देखिए सलमान अली आगा पे रिजवान ट्रस्ट कर रहा है, वो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल सही, यानी स्पिन कंडीशंस में ही अगर आपने स्पिनर्स को यूटिलाइज नहीं करना तो फिर आपने कहाँ करना है। हाफिज साहब, अगर हम देखें ट्राई नेशन सीरीज़ में हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपना एक बेहतरीन ऑप्शन अगर ट्राई करें तो एटलीस्ट हमारा एक पूल बन सकता है कि हाँ ठीक है, इसी प्लेइंग 11 के साथ हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 2 स्पिनर्स के साथ ही खेलेंगे ट्राई नेशन भी? अच्छा, एक इससे पहले ये जो अभी हॉकी पर बात हो रही थी, ये वक्त है हुकूमत के लिए कि मुल्क में स्पोर्ट्स एमरजेंसी जो है वो नाफिज होनी चाहिए, और हुकूमत के पास और बहुत सारे काम हैं। कौन कौन सी इमरजेंसी नाफिज करेंगे? अभी पानी की इमरजेंसीज और ये फ्लडिंग के इमरजेंसीज हुई हुई हैं, क्या इतना सारा हमारी गवर्नमेंट संभाल सकती है? देखिए कि आपके पास वजारत है ना, आपके पास वजारत है, आपके पास दफातर हैं, आपके पास वसाइल हैं, आपने उनको इस्तेमाल करना है। लोग कितने हैं उसके अंदर काम करते हैं? बहुत उसका बजट उठा के देखें, जितना लोगों पर खर्च होता होगा उससे ज़्यादा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बजट होता होगा। एक तो ये काम है, और दूसरा ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो पाकिस्तान हॉकी के बारे में बातें होती हैं फ़ंड्स के मामले में, यह हुकूमत दे रही है या नहीं दे रही, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहती हैं, ये जब दुनिया में जाती हैं तो आपके बारे में लोग बाहर बैठकर क्या सोचते होंगे, क्या बात करते होंगे। तो इस तकलीफ़ को महसूस करने की बात है कि यार ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ये आपका झंडा उठाते हैं, तो झंडा उठाने वालों का सर आपका फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए, उनको स्टॉक ना बनाएं, तरले मिनटों के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को, जो मुतल्लका इदारे हैं उनको, और ये खिलाड़ियों को भी खड़े होना चाहिए इस मामले में कि अगर कहीं कुछ तकलीफ़ है तो थोड़ी बर्दाश्त कर लें। हर वक्त ये कहना मुनासिब होता भी नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ कॉम्बिनेशन का है कि 2 स्पिनर्स, देखिए 5 पाकिस्तान के पास बैटर्स हैं स्पेशलिस्ट। अगर आप इस टीम की उठा के देखते हैं तो उसमें जो स्पेशलिस्ट नज़र आते हैं 5 बैटर्स हैं। उसमें एक सलमान अली आगा हैं, फ़खर जमान हैं, साइम अयूब हैं, हसन नवाज़ हैं और साहिबजादा फरहान है। ये 5 बैटर्स हैं आपके स्पेशलिस्ट जिनको आपने स्क्वाड में शामिल किया, 17 मेंबर स्क्वाड में। अब इसमें से, और ये मोस्टली ज़्यादातर मैचेस में आपको इनमें से खेलते हुए नज़र आएंगे, मतलब 4 तो लाजिम खेलेंगे ना, 5 भी खेल सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक 2 स्पिनर्स का है, पाकिस्तान के पास स्पिनर ज़्यादा है। अब क्या वो स्पेशलिस्ट पर इन्हिसार करते हैं या नहीं करते हैं, वो आधा तीतर आधा बटेर की तरफ जाते हैं, ये देखने की चीज़ है। स्पिनर्स के ऊपर आपके पास मोहम्मद नवाज़ भी हैं, आपके पास अबरार भी हैं जिनको आपने रखा हुआ है, फिर आप साइम को भी इस्तेमाल करते हैं, सलमान अली ख़ुद बॉलिंग के लिए आते हैं। तो पाकिस्तान के पास ये चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन क्या ये उस कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं या नहीं करते हैं जो इनसे तवक्को की जा रही है, जिसके लिए इनको मुंतखब किया गया है,
ये इसका फैसला होने में कुछ ज़्यादा वक्त बाकी तो नहीं है। सामने आ ही ओवर द जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हमने अभी तक जितनी भी माइक हेसन की डिसीजंस देखे हैं, लगता ऐसा है कि क्योंकि बैटिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए हमें डीप दिख रही है। हाँ। इसीलिए ऑलराउंडर्स पे इन्हिसार भी दिख रहा है कि डीप लेकर जानी है बैटिंग, 8वें नंबर तक बैटिंग हो, इतनी बैटिंग मिल जाए, जबकि अगर जो 6 बैटर्स फुल फ्लेज बैटर्स नहीं कर पाए वो बाकी क्या ही 2 कर और लेंगे। क्या करेंगे। बट जो माइंडसेट अभी तक हमें माइक हेसन का दिखा है, क्या किसी पॉइंट पे वुड बी कंसिडर कि वो कंप्लीटली बॉलर की तरफ जाएंगे या ऑलराउंडर पे टिके? देखिए सवेरा, हम बात करें T20 क्रिकेट पे, उन्होंने पाकिस्तान में अभी सिर्फ वनडे में चंद मैचेस जो हुए हैं उसकी पाकिस्तान के लिए कोचिंग की है। अभी उन्होंने ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान की T20 में कोचिंग की है। मौजूदा दौर में जो माजी करीब में, बिल्कुल करीब, ज़्यादा दूर नहीं, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया ने जीता था। आप मुझे बताइए कि क्या वो ऑलराउंडर्स के साथ जीता उन्होंने या स्पेशलिस्ट के साथ जीता? और जो उस टीम का, जो जिन 2 टीमों के माबैन फाइनल हुआ था, उन दोनों टीमों को देख लें, क्या वो बैटिंग लंबी उन्होंने इस अंदाज से किया कि अगर हमारे पास स्पेशलिस्ट की कमी को पूरा करने के लिए बैटिंग हम लंबी कर लेंगे, ये थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं चलता। क्या बात, बिल्कुल। आपके पास जो रिसोर्स है, अगर आपकी उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं और अगर आप अपनी एक कमी को पूरा करने के लिए 10 खामियां और पैदा कर लेते हैं खुद अपने फैसलों से, तो आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा। उसका एक मसला यह है कि जब कभी भी आपके ऊपर दबाव आएगा या किसी भी शख्स के ऊपर दबाव आएगा, ये इंसानी नफ्सियात है, वो अपनी कमी को सबसे ज़्यादा सबसे पहले उसके सामने आएगा और वही खेलेगा। क्या मोहम्मद नवाज का टेम्परामेंट टेस्ट नहीं हुआ अंडर प्रेशर? जब कभी भी उसके ऊपर दबाव आया, उसकी कारकर्दगी देख लें आपकी। फ़हीम अशरफ या हर वो खिलाड़ी जो ना पूरा बैट्समैन है ना पूरा बॉलर है, जब कभी भी उसके ऊपर दबाव आएगा ना, वो गलती करेगा ही करेगा। हाँ। यही दबाव हार्दिक पांड्या के ऊपर भी आया, यही दबाव डेवॉल्ट ब्रेविस के ऊपर भी आता है, यही दबाव ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर 2023 में भी आया। क्या वो निकले या फंस गए, चौक कर गए? वो निकले उससे। यही दबाव आपके जब साउथ अफ्रीका ने ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली है, उनके स्पेशलिस्ट के ऊपर भी आया, वो निकले उससे। जो खिलाड़ी आपका पूरा बैट्समैन या पूरा बॉलर नहीं होगा, जब कभी भी उसके ऊपर दबाव आएगा, वो जो कारकर्दगी आप उससे तवक्को कर रहे हैं वो नहीं दिखा पाएगा। तो ये प्रिविलेज नहीं है ना, आपने अपलोड ही नहीं किया होगा ना, तो डाउनलोड कैसे हो जाएगा उसमें से? माइक हेसन के पास आपको नहीं लगता कमी है इस बात की? बिकॉज मोहसिन साहब, जब अब आपने एग्जाम्पल दी वर्ल्ड T20 की फाइनल की, जो इंडिया की प्लेइंग 11 थी, अगर मैं उस प्लेइंग 11 पे नजर डालती हूँ, हार्दिक पांड्या एक कंप्लीट ऑलराउंडर है। आपको बैटिंग में भी जिता के दे सकते हैं, आपको बॉलिंग में भी, जबकि वो कभी कभार बॉलिंग कम कर लेते हैं, ज्यादा ओवर पूरा कोटा नहीं करते। रविंद्र जडेजा अगले वो जो कि बैटिंग में भी आपको जिता के दे सकते हैं, जो आपको बॉलिंग में भी। तो हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं वो तो पूरे हैं ही नहीं। मतलब आप उनसे बैटिंग में भी ये नहीं कह सकते कि ये सिंगल हैंडेडली आपको बैटिंग में मैच फिनिश करके दे देंगे, या बॉलिंग में या आपको फाइफर लगा के बिठा देंगे आगे की टीम को। देखिए, यही बात मैं खुद करने लगा था, आपने उसको क्लू दे ही दिया जी। हमारा जो हम क्या कर रहे हैं कि 8-9 नंबर तक बैटिंग करके और उनको कहते हैं जी 4 इसमें ऑलराउंडर खेल रहे हैं जी। ऑलराउंडर की डेफिनेशन पे तो हमारा एक प्लेयर भी पूरा नहीं उतरता। एग्जैक्टली। एक भी नहीं पूरा होता। ऑलराउंडर की जो डेफिनेशन वो ये होती है कि अगर वो बॉल करे तो अपना कोटा पूरा कर सकता हो, अगर वो बैट करे तो पूरा बैट्समैन हो, अगर बॉलर हो तो पूरा बॉलर हो। क्या अब्दुल रज़ाक किसी किस्म का ऑलराउंडर था? क्या शाहिद अफरीदी इसी किस्म का ऑलराउंडर था? क्या इमरान खान इसी किस्म का था? जैक कॉलस, अजहर महमूद, तो मतलब बैन स्टोक, ये हैं ऑलराउंडर। पांड्या, इवन पैट कमिंस जी, पैट कमिंस, तो ये वो लोग हैं जिनको आप ऑलराउंडर कहते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ी ज़बरदस्त रूटीन बन गई है कि जो बाजू घुमा सकता है वो कहता है कि हाँ यार, ये मतलब बैटिंग के साथ साथ ना 25। मोहसिन साहब, आपने कता कलामी की माज़रत चाहूँगा, आपने जिक्र किया है इनका फ़हीम अशरफ का जी। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे इंटरनेशनल्स में 322 रन हैं, ठीक है, और T20 इंटरनेशनल्स में 38 ODI मैचेस, 57 T20 इंटरनेशनल्स 408। अब मुझे बताइएगा कि कुल मिलाकर उनके ये 700 रन बनते हैं। कितने जी? 700। ठीक है, तो 700 रन पे आप किसी को, और 7 साल लगभग 2017 8 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट है, आप जारी रखें। हाईएस्ट स्कोर कितना इनका? हाईएस्ट स्कोर भी इनका बड़ा मामूली। और मैं उसकी जो सबसे बेहतर बैटिंग है ना, हाँ। अब ये लोगों को समझ आ जाए
जो सुन रहे हैं, बांग्लादेश पे की है जो उन्होंने, जिस फॉर्मेट में और जिन कंडीशंस में वो सबसे बेहतर बैटिंग करता है, शायद ये उसको वहां पे खिलाते ही नहीं है। हाँ जी, ये मैं तो छोड़ देता हूँ। ये तो सबसे बड़ा मसला है। तो वहाँ अब ये जिस जगह जिस कंडीशन में फायदा उठाना है वो तो खैर नहीं, वो तो वो मोहसिन साहब बंदा कतर कलामी की माजरत चाहती हूँ, ऑलराउंडर की बहस तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती है, लेकिन विकेट कीपर का क्या करना है हमने? देखिए, अब विकेट कीपर हमारे पास विकेट कीपर तो मौजूद है, मतलब हसीबुल्लाह, उसको हम करीब ही नहीं आने दे रहे। एक वो रोहील है, उसको हम रोहेल नज़ीर है, उसको हम करीब ही नहीं आने दे रहे। हम सोचते हैं कि एक विकेट कीपर ऐसा है जो उसका जी कॉन्फिडेंस बहुत है। किसका जी? मोहम्मद हारिस का। क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस इतना है कि वो पहली गेंद पे भी आउट हो जाए तो उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं अगला खेलूंगा। यही ना कॉन्फिडेंस उसमें क्या है कि जी मैं अगर पहली बॉल पे भी आउट हो जाऊंगा तो मैं डेफिनेट चॉइस हूं, मैं डेफिनेट चॉइस हूं। बिल्कुल। तो जिस वक्त आपने रिजवान को खराब कैसे किया, आपने बाबर आजम को खराब कैसे किया, जब आपने डेफिनेट चॉइस दे दी उनको कि जी मुझे में अभी शादाब है तो वो आपने उसको बी कैटेगरी में डाल दिया। तो बी इज आवर ए कैटेगरी ना, तो बी में आपने डाल दिया जिसने पूरा साल क्रिकेट खेली नहीं। और आगे ए कैटेगरी, आई लाइक दिस, बी इज जनरली आवर ए कैटेगरी। तो वो आप ये देखें कि उसमें आपने डाल के कितने प्लेयर्स हैं। हसन अली, क्या फ्यूचर है जी उसका? तो अच्छा, नवाज मोहसिन साहब, नवाज की भी लगभग 8-10 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट है। इसके जो 39 वनडे मैचेस हैं ना, उसमें इनके 434 रन हैं और इसके 66 T20 इंटरनेशनल्स हैं, इसमें 518 रन हैं। और आपके किसी और जिनको आप ऑलराउंडर कहते हैं ना, 10-10 साल 8-10 साल उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट है, 1000 रन नहीं यार इंटरनेशनल क्रिकेट। मैं आपके सामने एक और सवाल रखता हूँ। अच्छा, एक और मोहसिन साहब कतर कलामी के ये इसकी वजह क्या है? देखिए, एक मसला ये है कि जो लोग फैसले कर रहे हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, शायद वो लोगों को वो एक स्टैट्स वाले हैं लोग जो अदादो शुमार के पीछे लगाते हैं और जो पढ़ी लिखी बातें करते हैं ना, मतलब फैशनेबल वर्ड्स में, उनके पीछे लेके जाते हैं। अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब चंद दिन पहले एक तकरीब थी साहिर एसोसिएट्स की, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई किया ग्रेड 1। तो वहाँ पर खुर्रम न्याजी साहब जो कि डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर्स इसलिए नहीं आ रहे कि स्पाइक्स पहन कर ना, स्पाइक्स के साथ बॉलिंग करने की जो है ना वो सहूलत नहीं है इस वक्त। अच्छा। और वो लोग महफूज कर रहे हैं आपके जो बुनियादी ढांचा है या यहाँ पर जो सहूलत मौजूद है। अच्छा। अब अगर आपके पास फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे तो बैट्समैन क्यों नहीं आ रहे? ठीक है। और दूसरी, अगर उनके पास वक्त हो और वो थोड़ा सा माजी में जाएं तो ज़रा पूछ लें किसी से कि जब वसीम अकरम पहला मैच खेले थे उन्होंने कौन से जूते पहने हुए थे? क्या स्पाइक्स पहने हुए थे या नहीं पहने हुए थे, और उनकी परफॉर्मेंसेस क्या थी? ठीक है। इसलिए जो बुनियादी चीज है, नियाजी साहब को किसी ने बता दिया होगा, उन्होंने आगे कोट ये और पूछ लें। और दूसरी, अगर आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सिक्योर कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किसने करनी है? आपने उसको बैलेंस नहीं करना। आप एक जगह को 4 दीवारी कर दें या उसके ऊपर, मतलब सख्त लफ्ज हो जाता है कि आप उसको महदूद कर दें लोगों की वहां तक जो आने की है एंट्रेंस, ठीक है, दाखला महदूद कर दें, तो उन सैकड़ों लोगों को खिलाएंगे कहां पे? उसकी मुतबादल के तौर पर क्या होगा? तो ये मैंने वसीम अकरम की एक मिसाल दी है। अगर उनके पास वक्त होगा तो अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछिए, और बहुत सी मिसालें ऐसी हैं। आमिर नज़ीर साहब गए थे जब उधर वेस्ट इंडीज़ 93-4 में, और जब वो तो आए थे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए फास्ट बॉलर उनको बैट्समैनों को, क्या वो स्पाइक्स लेके आए थे घर से? स्पाइक्स के साथ बॉलिंग करते करते आ गए थे। तो ये वजह है, ये एक वजह है कि आपके पास वो चीज़ होती है। जी मोहसिन साहब, ऑलराउंडर्स। मैं अब ये देखिए कि आप जल्दी से बोलना आपने, बिकॉज़ लास्ट मिनट मैं लास्ट मिनट एक सवाल है जी, वो ही आपको सारा बता देगा जी। हम क्या कह रहे हैं जी, बाबर आजम के स्टैट, रिजवान के स्टैट अच्छे स्टैट नहीं है, इनको रिप्लेस कर दें, ठीक है, विद द गुड प्लेयर्स। उनके स्टैट देख लें, आप उनका स्टैट देख लें, किसी एक के स्टैट भी उनके करीब तरीन भी नहीं, गुड फॉर नथिंग। तो आप क्या कह रहे हैं कि जी आप प्लेयर्स को रिप्लेस कर रहे हैं विद द बैड, मतलब अच्छों को रिप्लेस कर रहे हैं बुरों के साथ। तो पीछे निज़ाम बिल्कुल नहीं है, सोच बिल्कुल नहीं है। सोच आप देख लीजिए मोहसिन साहब, मगर ये आपने ना एक बड़ा बहुत ही टची टॉपिक इसलिए छेड़ दिया बिकॉज क्या आप करंट फॉर्म या पास्ट ग्लोरी क्या चुनेंगे? एक प्लेयर जो कि पास्ट में करता आया है और इन द रीसेंट टाइम नहीं कर रहा, उसके स्टैट्स बहुत सारे होंगे, अगला 8 साल से खेल रहा है, 10 साल से खेल रहा है, जो 10-8 साल से नहीं खेल रहे उनके स्टैट्स का ऑब्वियसली रेशो डिफरेंट होगा, और करंट फॉर्म में है कि नहीं है, ये इतनी बड़ी डिबेट है बिकॉज जब भी ये दो ना
जो आपने चुने, जिनको पता नहीं हमने जुड़वा बना के पेश करना शुरू कर दिया, अलग करें। बाबर आजम एक अलग प्लेयर है, मोहम्मद रिजवान एक अलग प्लेयर है, शायद किसी पॉइंट पे जाके बाबर आजम की जगह बन सकती है T20 में, बट पता नहीं मोहम्मद रिजवान की बन सकती है कि नहीं। बट विद दैट ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इस पे शायद हम आगे और बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, और इजाजत दीजिए सवेरा पाशा को और मीरब जीशान को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।